हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम करेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर। जनवरी 2024 से जून 2024 तक जितने भी करंट अफेयर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बने हैं, लगभग यहाँ पर 150 प्लस क्वेश्चन होंगे। उन सबको हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हर बार आपके पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे आरओ हो चाहे पीसीएस हो, आ ही जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखिए, जो आपका घटनासार होता है ये थ्योरी के फॉर्म में होता है, लेकिन हमने उस थ्योरी के फॉर्म को एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप में कन्वर्ट कर दिया है, ताकि जो बच्चे पढ़ चुके होंगे उनके लिए भी फ़ायदा हो, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए फ़ायदा हो। क्योंकि यहाँ पर जब आप ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे तो जो लोग पढ़ चुके हैं उनका एक प्रकार से टेस्ट हो जाएगा कि जो हमने पढ़ा है हमको पता है या नहीं पता है। ठीक है, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वहाँ पर टॉपिक दी रहती है। जैसे पहला टॉपिक दिया था यूपी सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, लगभग 5-6 क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं। हाँ, एक चीज़ आपको बताना था, जो लोग नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ लोग मतलब जैसे मैं हमेशा इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जैसे अभी 6 मंथ का करंट अफेयर घटनासार का आया, इसके बाद जब आपका पेपर आएगा तब इसके बाद आपका करंट अफेयर आएगा घटनासार का या आई दृष्टि का। तो आई दृष्टि हो, घटनासार हो, क्रॉनिकल हो, इन सब का मैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करवाता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई नहीं आता, सब किस में आता है, थ्योरी के फॉर्म में आता है। पूरे यूट्यूब पर कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं करवाता। सभी लोग क्या करते हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं करवाते, वो सब्जेक्टिव फॉर्म में सभी करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई नहीं करवाता। ठीक है, तो चलते हैं, हम देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैनल नहीं है कि हो सकता है 2-4 महीने बाद आपको पता ही नहीं चले कोई ऐसा चैनल भी था। ठीक है, मतलब अगर, क्योंकि जब आप प्रेस किए रहेंगे बेल आइकन तब आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। ठीक है, तो जब कोई भी वीडियो मैं डालूँ, चाहे घटनासार का, चाहे क्रॉनिकल का, चाहे आई दृष्टि का, तो आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 के तहत प्रतियोगी परीक्षा के पेपर लीक कराने वालों के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो ये अभी अध्यादेश पारित हुआ था। ठीक है, आप बताइए अध्यादेश क्यों पारित हुआ था? क्योंकि सत्र नहीं चल रहा था। जब सत्र नहीं चलता तो किसी चीज़ को लाने के लिए, किसी बिल को लाने के लिए अध्यादेश पारित किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने अधिकतम पूछ रहा, अधिकतम कितनी सज़ा हो सकती है? तो 2 साल से लेकर आजीवन कारावास हो सकती है। जो नकल माफिया हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, आजीवन कार्रवाई, आजीवन कारावास। नए अध्यादेश के अनुसार परीक्षा पेपर लीक कराने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? तो अधिकतम पूछ रहा है कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया जा सकता है। अब देखिए, क्वेश्चन खुद किया करिए, आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़े हैं, कितना हमको याद है। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 को मंजूरी देने वाली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो किसने अध्यक्षता की थी? तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने की थी। किसने? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब देखिए यहाँ पर 4th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अध्यादेश को बिल के स्थान पर प्रस्तुत करने का मुख्य कारण क्या था? अध्यादेश को बिल के स्थान पर, ठीक है, तो वहाँ पर अभी देखिए बिल नहीं था, अध्यादेश था। ठीक है, तो क्या कारण था? अभी हमने आपको बताया कि विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था। जब विधानसभा सत्र नहीं चलता तो वहाँ राज्यपाल क्या लाता है? अध्यादेश लाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अध्यादेश कहा गया। तो विधानसभा सत्र नहीं चल रहा था, इसीलिए इसको अध्यादेश, चाहते तो बिल भी लाते, लेकिन वो विधानसभा चल ही नहीं रहा था इसीलिए। ठीक है, तो विधानसभा का सत्र नहीं हो रहा था, इसीलिए अध्यादेश को बिल के स्थान पर प्रस्तुत करने का कारण था। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अध्यादेश के तहत परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए किस संस्था को शामिल किया गया है? तो किस संस्था को शामिल किया गया अनुचित
साधनों की रोकथाम। तो इसमें आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, चाहे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग, उत्तर प्रदेश बोर्ड, ये सभी शामिल हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अध्यादेश किन प्रकार की परीक्षाओं पर लागू होता है। तो अध्यादेश किन परीक्षाओं पर, चाहे भर्ती पदोन्नति की परीक्षा हो, जैसे आप सबकी जो परीक्षा डिग्री डिप्लोमा की परीक्षाएं हो, या प्रमाण पत्र परीक्षाएं हो। तो अभी देखिए एक वीडियो वायरल हुआ था कि क्या उसमें जो नोट्स होता है, बुक होती है, वही लेकर बैठते थे पेपर में। ठीक है, तो उस सब में भी इसमें लागू होता है। तो उपरोक्त सभी। यहाँ पर देखिए परीक्षा में गड़बड़ी करने वाली संस्थाओं और सेवा प्रदाताओं के साथ क्या क्या होगा। तो उनको क्या किया जाएगा, जो संस्था होता है या सेवा देते हैं परीक्षा कराते वक्त, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, इस ऐसे किसी भी स्कूल या कॉलेज को। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो वित्तीय भार कौन वहन करेगा। तो वित्तीय भार सार्वल गिरोह वहन करेगा। कौन वहन करेगा, साल्वर गिरोह वहन करेगा। अब यहाँ पर देखिए अध्यादेश के अनुसार पेपर लीक से संबंधित अपराधों की प्रकृति क्या है। तो पेपर लीक से संबंधित अपराधों की प्रकृति संज्ञेय और गैर जमानती प्रकृति है। ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ नहीं, यहाँ पर वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें बताते हैं जो यहाँ पर पीडीएफ में नहीं होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं फ्री ऑफ कास्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। 10वां नंबर के देखते हैं। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार 2022-24 में ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। अब देखिए दूसरा आपका ये टॉपिक आ गया है, ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन बनने हैं। तो यहाँ पर 3-4 देख लीजिए क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं। 2023-24 में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा कितनी सर्किट किलोमीटर CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी गई। तो कितनी जोड़ी गई, तो यहाँ पर आपको 1460 CKM जोड़ा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में दूसरे स्थान पर, देखिए पहले स्थान पर कौन था, उत्तर प्रदेश, लगभग 1400 CKM ट्रांसमिशन जोड़ेगी। और दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर आपका गुजरात है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन है, गुजरात है। यहाँ पर लगभग 898 CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई। ठीक है, CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी गई गुजरात में 898। ठीक है, अब देखिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2023-24 में कितनी CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। तो बताइए कितनी जोड़ी। तो अभी हमने बताया है 898। ठीक है, 898 CKM ट्रांसमिशन लाइन जोड़ी। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर गुजरात। तीसरे स्थान पर देखते हैं दिया है कि नहीं। हाँ देखिए तीसरे स्थान पर भी दिया है। तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा, उसकी यूटिलिटी कंपनी ने कितनी CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। तो तीसरे स्थान पर कौन रहा, तो तीसरे स्थान पर कौन रहा, तमिलनाडु रहा, 753 CKM जोड़ी। चौथे स्थान पर कौन सा राज्य रहा जिसकी उसकी यूटिलिटी कंपनी ने कितनी CKM ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी। तो चौथे स्थान पर कौन रहा, आंध्र प्रदेश रहा। कि कौन रहा, आंध्र प्रदेश रहा। तो याद रखिएगा, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे तमिलनाडु, चौथे आंध्र प्रदेश, चारों याद रखेंगे बस। अब यहाँ पर देखिए 2023-24 में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली बिजली कंपनियों ने कुल कितनी किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं। तो कुल कितनी किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइनें जोड़ी हैं राज्य सरकार की बिजली कंपनियों, तो कितनी जोड़ी हैं, तो 6993 किलोमीटर। ठीक है, 6993। 2023-24 में सभी निजी और राज्य सरकार की कंपनियों के लिए कुल ट्रांसमिशन जोड़ने का लक्ष्य कितना था। तो लक्ष्य के देखिए इतना जोड़े हैं, और लक्ष्य कितना बनाए थे, लक्ष्य बनाए थे 11,002 किलोमीटर लक्ष्य बनाए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं 2023-24 में ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने का लक्ष्य कितने प्रतिशत राज्य सरकार की बिजली कंपनियों ने पूरा किया। तो राज्य सरकार की बिजली कंपनियों ने 64% पूरा किया।
2022-23 में ट्रांसमिशन लाइन के जोड़ने के मामले में शीर्ष पर कौन रहा था? देखिए अभी क्या है, 23-24 की बात कर रहा था, लेकिन अगर हम कहें 2022-23 में कौन शीर्ष पर रहा था, तो उत्तर प्रदेश ही शीर्ष पर रहा था, क्योंकि 2023-24 में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा था, 2022-23 में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आरती को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार, बहुत अच्छा पुरस्कार है। ठीक है, ये कब दिया गया? तो आरती कलूनी को क्या दिया गया? अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार। तो कब दिया गया? 22 मई 2024 को दिया गया। बहुत, अभी देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए, आरती किस जिले से संबंधित हैं? तो बहराइच से संबंधित हैं। तो आरती के बारे में याद रखेंगे, इनको अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया है। किस लिए दिया गया है ये सब भी देखते हैं। अब देखिए, आरती को किस पहल के तहत अपने कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो किस पहल के लिए अपने कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो ये क्या करती थी? पिंक ई रिक्शा पहल। ठीक है, पिंक ई रिक्शा पहल से इस कहा कार्य करती थी। ठीक है, पिंक ई रिक्शा पहल के तहत कार्य करती थी। अब देखिए यहाँ पर अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? बकिंघम पैलेस लंदन में आयोजित किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आरती की उम्र कितनी है? तो आरती की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। आरती किस मिशन के तहत पिंक ई रिक्शा चालक हैं? तो ये राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत पिंक ई रिक्शा चालक हैं। ठीक है, अब देखिए हम इतना क्यों बताते हैं, जैसे आपको यहाँ पर हम आरती मतलब ये जैसे मान लीजिए आरती के लिए अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार के बारे में इतना 3-4 लाइन क्वेश्चन क्यों बताते हैं। देखिए वहाँ पर जब आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, अभी आर ओ का जो पेपर हुआ था उसमें 3-4 फॉर्म में आया था, मतलब स्टेटमेंट में आता है। तो अगर आपको ये भी स्टेटमेंट दे दिया जाए कि उनको पेरिस बकिंघम पैलेस में मतलब ये पुरस्कार आयोजित हुआ था, वहीं दिया गया था, तो ये भी सही है। अब पूछा जा सकता है कि किस मिशन के तहत वो कार्य करती थी, तो वहाँ यहाँ अगर दे दिया जाए, वहाँ ऑप्शन में दे दिया जाए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तो उसको उस ऑप्शन को मतलब उस स्टेटमेंट को आपको गलत काटना है, उसमें शहरी राष्ट्रीय शहरी। तो इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन से कई मतलब एक ही टॉपिक से कई क्वेश्चन ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि वहाँ पर स्टेटमेंट भी देकर आए तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बहराइच में पिंक ई रिक्शा पहल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो बहराइच में पिंक ई रिक्शा पहल का नेतृत्व जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जिला मजिस्ट्रेट मोनिका रानी के द्वारा। अब यहाँ पर देखते हैं, अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसके द्वारा प्रायोजित है? तो किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। प्रिंस ट्रस्ट इंटरनेशनल द्वारा प्रायोजित है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? अब तीसरा टॉपिक, दूसरा टॉपिक है ये, तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का। ठीक है, पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब ये पूर्वांचल सहकारी बैंक है कहाँ? तो ये गाजीपुर में स्थित है पूर्वांचल सहकारी बैंक। ठीक है, वहीं उसी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया गया है? कि पर्याप्त पूंजी और अस्थायी आय बनाए रखने में विफलता के कारण इसको रद्द कर दिया गया है। आरबीआई द्वारा बैंक का लाइसेंस रद्द होने का मतलब क्या है? अब वह बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता। क्या क्या नहीं कर सकता? बैंकिंग गतिविधियां नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बाराबंकी में लॉन्च किया गया है। अब पूछा जा सकता है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये CSIR, ठीक है, उसके उनके वैज्ञानिकों को द्वारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स ने लॉन्च किया। ठीक है, तो CSIR इसकी एक शाखा है, कौन सी? CIMAP।
ठीक है, ये है। तो इसका मतलब होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो ये किसके, ये CSIR के तहत ही कार्य करता है, CIMAP, ठीक है। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया, बाराबंकी में। कहाँ पर, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP ने सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर किस गांव में लॉन्च किया, तो ये भगौली गांव में लॉन्च किया। किस गांव में, भगौली गांव में लॉन्च किया। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है किस प्रकार की खेती के लिए सस्टेनेबल एरोमा क्लस्टर विकसित किया गया है। तो किस प्रकार की खेती के लिए सस्टेनेबल, तो ये देखिए एरोमा है मतलब क्या है, सुगंधित ही होगा, तो सुगंधित पौधों की खेती के लिए। अब यहाँ पर देखिए यहीं पर क्या किया गया है, CIMAP ने क्लस्टर को किस प्रकार की पुदीना की किस्म लगाई है, तो बताइए किस प्रकार की पुदीना की किस्म लगाई है, तो CIM उन्नति लगाई है, ठीक है। कौन सी क्लस्टर पुदीना की किस्म लगाई है, ये उन्नति लगाई है, ठीक है। तो CIM उन्नति। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है इस अवसर पर पुदीने का तेल निकालने के लिए किस प्रकार की इकाइयों का उद्घाटन किया गया है। तो पुदीना तो लग गया है, अब उसका तेल निकालने के लिए किस प्रकार की इकाइयों का, तो सौर से चलने वाली इकाइयों का इकाइयाँ लगाई गई हैं। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली इकाइयाँ लगाई गई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अप्रैल 2024 में उत्तर प्रदेश में कितने नए उत्पादों को GI टैग मिला है। तो उत्तर प्रदेश के कितने नए उत्पादों को GI टैग मिला है, तो ये 6 नए उत्पादों को GI टैग मिला है। कौन कौन से ये 6 हैं, तो एक याद रखेंगे, पहला याद रखेंगे तिरंगा बर्फ़ी, ठीक है, तिरंगा बर्फ़ी, तिरंगी बर्फ़ी बोला जाता है या तिरंगी बर्फ़ी बोला जाता है। ये कहाँ से लिया है, वाराणसी से लिया गया है। वाराणसी, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था आंदोलन, उसी समय ये बर्फ़ी बनाई गई थी, ठीक है। सॉरी। दूसरा कौन सा है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। क्या है, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, ठीक है। अब ये पूछेंगे ये कहाँ का है, तो मेटल कास्टिंग क्राफ्ट ये भी आपका वाराणसी है, मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है, ये वाराणसी से। तीसरा कौन सा है, थारू कढ़ाई। थारू कहाँ होंगे, जहाँ जनजाति थारू होंगे वहीं थारू कढ़ाई होगी। तो थारू कढ़ाई ये कहाँ से है, तो थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी से है। कहाँ से, लखीमपुर खीरी से, ठीक है, ये याद रखेंगे। और चौथा कौन सा है, 6 नए उत्पादों मिले हैं। चौथा कौन है, बेंत और बांस शिल्प। तो बेंत और बांस शिल्प, याद रखिएगा, बांस शिल्प सबको याद रखिएगा। 6 GI टैग मिले हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा GI टैग हो गए हैं। अब बेंत और बांस, बासे बेंत, बासे बांस, बासे बरेली, ठीक है। पांचवा कौन सा है, जरदोजी, ठीक है, याद रखिएगा, जरदोजी शिल्प। दरजोजी शिल्प कई जगह का है, लेकिन कहाँ का मिल गया है, ये बरेली का ये भी है, ठीक है। तो 2 बरेली के हैं, 2 वाराणसी के हैं, एक लखीमपुर खीरी का है और एक हापुड़ का है। जो लोग हापुड़ के होंगे वो सब ये चीज़ें खरीदेंगे। कौन सा, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल, ये क्या है, ये पिलखुआ। हापुड़ में एक स्थान है पिलखुआ, ठीक है, जो पिलखुआ हापुड़ से होंगे उनको पता होगा, ये हापुड़, ठीक है, हापुड़। तो क्या है, पिलखुआ हापुड़। तो कौन है, तिरंगा बर्फ़ी वाराणसी से है। मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी से मिला है GI टैग। थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी से। बेंत और बांस बरेली से। जरदोजी शिल्प बरेली का है। और हैंड एंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़ से है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन अब आएंगे। यहाँ पर देखते हैं, हमने इस PDF में लिख दिया है पूरे 6, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने उत्पादों को GI टैग मिला है, तो वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, 75 हो गए हैं। GI अब नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश हो गया GI टैग के मामले में। GI टैग प्राप्त करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर कौन सा है, ये तमिलनाडु है, ठीक है। कौन सा है, तमिलनाडु है दूसरे स्थान पर, याद रखेंगे। वाराणसी की कौन सी मिठाई हाल ही में GI टैग मिला है, तो वाराणसी की तिरंगी बर्फ़ी को क्या मिला है, GI टैग मिला है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए
ये तिरंग, अब यहाँ पर देखिए तिरंगी बर्फी किस समय के दौरान बनाई गई थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन के समय में यह बनाई गई थी। अब देखिए बरेली कहाँ है? तो यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको बरेली, तो यही है बरेली, ठीक है। ये बरेली है, यहीं से आपको मिला है, वो मिला है क्या? जरदोजी शिल्प और बेंत और बांस शिल्प यहीं बरेली से मिला है। और एक लखीमपुर खीरी थारू कढ़ाई याद रखेंगे, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी। वाराणसी कहाँ है? वाराणसी ये है, ये देखिए वाराणसी, यहीं से तिरंगी बर्फ़ी और मेटल कास्ट क्राफ्टिंग मिला है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमने इसलिए मैप भी ले लिया है। हाँ, हापुड़ का नहीं दिखाएं, हापुड़ भी देख लीजिए, ये है आपका हापुड़, दिल्ली के आसपास पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे पड़े? हापुड़, ये देखिए गाज़ियाबाद के बगल में ये, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा इसलिए हमने देखा यहाँ पर है हापुड़, ठीक है। यहीं पर इसको हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल मिला है हापुड़ में, ठीक है, पिलखुआ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा, इसको देखते हैं। जीआई टैग की अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? तो जीआई टैग की अवधि कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए होती है। 10 वर्ष बाद पुनः उसको देखा जाता है कि ये जीआई टैग पर दिया जाए कि नहीं। अब यहाँ पर देखते हैं भारत में जीआई टैग के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करने वाला अधिनियम कौन सा है? तो बताइए ये कौन सा अधिनियम है जो इसको नियंत्रित करता है? तो कौन सा अधिनियम है? वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 है। अब देखिए यहाँ पे देखिए जीआई टैग प्रदान करने वाली संस्था किस मंत्रालय का हिस्सा है? तो किस मंत्रालय का? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का हिस्सा है। अब यहाँ पर देखते हैं जीआई टैग प्राप्त करने वाले उत्पाद किससे संबंधित होते हैं? तो किससे संबंधित होते हैं? वो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल स्थान से संबंधित होते हैं। ये सभी आपके घटनासार में दिया गया है, ठीक है, वहीं से ये क्वेश्चन बना है। अब यहाँ पर देखिए, हाँ, ये टेलीग्राम का पीडीएफ ज्वाइन करके आप इस सबको जितना भी मैं क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ इसको क्विज के फॉर्म में वहाँ पर प्राप्त कर, मतलब वहाँ पर क्यूज भी करिए, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आपका पूरा घटनासार रट जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पढ़ेंगे, वहाँ क्यूज करेंगे, पीडीएफ पढ़ेंगे, तो आपका पूरा घटनासार एक साथ ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नाइमा खातून को किस विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किस विश्वविद्यालय की? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, नाइमा खातून, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने। किस नाम से किया था? मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से किया था। किस नाम से? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से सर सैयद अहमद खान ने किया था। देखिए स्टैटिक का क्वेश्चन में मिल गया। यहाँ पर देखिए 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक कब आयोजित की गई? तो ये कब आयोजित की गई? तो कब? 28 मार्च 2024 को आयोजित की गई। अब ये है क्या? चलते हैं देखते हैं क्या है। ये क्या है? ये एक संस्था है, इसका मतलब इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जो IRI है, उसका एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र होता है IRC, ठीक है। तो ये किसका एक भाग होता है? ये IRRI, इसको क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इसका एक ये भाग होता है, ठीक है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, ठीक है, IR। अब देखिए समन्वय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो इसकी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो मोदी जी के कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में आयोजित की गई इसकी बैठक। अब देखते हैं नेक्स्ट, बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली ने की थी। किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली ने की थी। अब यहाँ पर देखिए 50 नंबर का क्वेश्चन, बैठक में शामिल देशों में कौन शामिल नहीं था? तो बैठक में जो देश थे उसमें कौन शामिल नहीं था? तो 4 थे, एक नहीं था, इसलिए हमने 5 ऑप्शन बना दिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कौन इसमें नहीं था? तो भारत की जिसके साथ नहीं बनती वो नहीं होगा,
भारत, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है और नेपाल भी है। ठीक है, पाकिस्तान यहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वर्ष 2024 में ISARC का प्रमुख ध्यान किस पर था? तो ये पूछ रहे हैं कि जो ये बैठक हो रही है ये किस उद्देश्य से हो रही है? तो किस उद्देश्य से? कम मीथेन उत्सर्जन करने वाली चावल की किस्मों का विकास। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद हो गया होगा कि चावल धान की जो खेती होती है वहाँ से क्या उत्सर्जित होता है? मीथेन गैस उत्सर्जित होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये यहाँ पर कह रहा है, दूसरा टॉपिक है DMSRDE द्वारा विकसित बुलेट प्रूफ जैकेट किस प्रकार के गोला बारूद से सुरक्षा प्रदान करता है? अब देखिए ये DMSRDE क्या है? ये एक DRDO का एक संस्था है। ठीक है, जैसे CSIR का भी एक संस्था होता है, ऐसे इसका भी एक संस्था है। ठीक है, तो इसने क्या किया है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। वो लेवल 6 तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। किस तक? लेवल 6 तक सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है, याद रखेंगे। अब देखिए, अब ये पूछ रहा है DMSRD की प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? क्योंकि यहीं पर बनाया भी गया। तो ये कहाँ पर स्थित है इसकी प्रयोगशाला? ये कानपुर में स्थित है। कहाँ पर? कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है नया बुलेट प्रूफ जैकेट किस प्रकार की सामग्री और प्रक्रियाओं पर आधारित है? तो ये नई डिजाइन, दृष्टिकोण और नई सामग्री पर आधारित है। बुलेट प्रूफ जैकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया? देखिए बना तो कानपुर में, लेकिन इसका सफलतापूर्वक परीक्षण चंडीगढ़ में किया गया। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया। अब देखिए DMSRD का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम पूछ रहे हैं, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। ठीक है, क्या है? रक्षा सामग्री भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान। प्लीज़ आप सब इस वीडियो को और लोगों तक भी शेयर कर दिया करिए, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो कोई इस प्रकार के वीडियो से पढ़ लेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा पढ़ लेगा, क्योंकि हो सकता है क्योंकि ऐसे वीडियो कम आते हैं, तो ऐसे वीडियो जिन लोगों के पास पहुंचेगा वो भी आपको, ठीक है, तो कहेंगे हाँ कोई इसको सेंड किया है। ठीक है, आप ही की तारीफ करेंगे। चलते हैं, प्रयागराज स्थित IIIT के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की चिप विकसित की? तो प्रयागराज स्थित IIIT के वैज्ञानिकों ने किस प्रकार की डेटा एक चिप है उसको विकसित की। इस चिप का क्या काम है? इस चिप को किस विभाग के प्रोफेसर ने? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के विभाग के प्रोफेसर ने मनीष गोस्वामी, उनके प्रोफेसर हैं मनीष गोस्वामी, याद रखेंगे, मनीष गोस्वामी ने तैयार किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इस चिप का कॉन्सेप्ट यह चिप किस कॉन्सेप्ट पर डिज़ाइन की गई थी? तो मेटा इंस्टेबिलिटी पर डिज़ाइन की गई थी। इस चिप का उपयोग किस प्रकार के उपकरणों में किया जा सकता है? तो किस प्रकार के? तो वो मोबाइल में भी किया जा सकता है, लैपटॉप में भी, कंप्यूटर में भी, सभी में किया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर इस चिप का मुख्य लाभ क्या है? तो इस चिप का मुख्य लाभ क्या है? तो ये गोपनीय डाटा की सुरक्षा करता है और कम पावर का उपयोग करता है, मतलब कम पावर भी इससे चल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ इस चिप में। ठीक है, और ये आपकी जो डाटा होता है उसको सुरक्षित करता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर का निर्माण किस फर्म ने किया था? तो किस फर्म ने किया है? नोएडा की MSME फर्म ने किया है, याद रखेंगे। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी फायर टेंडर के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का टेंडर दिया है? तो बताइए, ये मतलब इसके निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए का टेंडर दिया है? तो कितने करोड़ रुपए का? 291 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इस स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर का निर्माण किस उद्देश्य से किया जा रहा है? तो इसका निर्माण भारतीय वायुसेना के परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है। अब देखिए, भारतीय वायुसेना किस पहल को बढ़ावा दे रही है? तो किस पहल को? ये आपका स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय वायुसेना परिचालन को आवश्यकताओं को पूरा करना और स्वदेशी पहल को ये बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट देखते हैं,
स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाएगा? तो अभी वायुसेना ही पढ़ें तो वायुसेना के क्षेत्र में किया जाएगा। अब देखिए प्रोजेक्ट परवीड़ के बारे में आया है, ठीक है, तो ये 2023 में लॉन्च हुआ है, अभी इस सुर्खियों में था, तो इसको देख लीजिए। इसको पूछ सकता है प्रोजेक्ट परवीड़ क्या है। ये क्या है? एक कौशल परीक्षण कार्यक्रम है। प्रोजेक्ट परवीड़ के तहत कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा? ट्रेनिंग प्रदान, स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाती है। तो 61,000 छात्रों को स्किल ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट परवीड़ के तहत किस वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था? तो ये किस वर्ष में पायलट प्रोजेक्ट? 2023 में शुरू किया गया था। अब 2024 में क्या हुआ? प्रोजेक्ट परवीड़ के तहत कितने सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को 2024 में परीक्षण प्रदान किया जाएगा? तो 150 माध्यमिक सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जैसे पहले क्या होता था, सिर्फ लोग क्या करते थे, डिग्री लेने पे जोर देते थे। हमेशा सब लोग क्या, चाहे छोटे क्लास से लेकर बड़े क्लास तक सभी लोग डिग्री पर ही ज़्यादा बिलीव करते थे। लेकिन ये ऐसा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होगा आगे चल के, ठीक है। बेरोजगारी दर को कम करने में भी ये काफ़ी हेल्प कर सकता है, ठीक है। ये कार्यक्रम प्रोजेक्ट परवीड़ के अंतर्गत छात्रों को किस किस क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा? तो ये देखिए आईटी के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में, सौंदर्य के क्षेत्र में, जो मतलब बच्चियां जाना चाहती हैं उस क्षेत्र में उनको भी, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में, परिधान के, लेखांकन के, इस सभी क्षेत्र में प्रदान किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट परवीड़ का उद्देश्य क्या है? तो प्रोजेक्ट परवीड़ का उद्देश्य क्या है? राज्य की शिक्षा प्रणाली और पाठ्यक्रम में सुधार करना, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोजेक्ट परवीड़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकार की योजना के द्वारा कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? बताइए कितने जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितने जिलों में? ये 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। साइबर पुलिस स्टेशन में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए पद होंगे? मतलब अगर देखा जाए तो ये पुलिस स्टेशन में कितने अधिकारियों और कर्मचारियों के पद होंगे? तो 25, ठीक है। कितने? 25 प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में, ठीक है। मान लीजिए एक साइबर पुलिस स्टेशन खुला, वहाँ पर 25 अधिकारी और कर्मचारी सब मिला के होंगे, ठीक है। चाहे हो सकता है 7-8 अधिकारी हों और सब क्या हों, कर्मचारी हों, ठीक है। तो याद रखेंगे 25। अब यहाँ पर देखते हैं साइबर पुलिस स्टेशनों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं का जवाब देना, ठीक है। जो वर्तमान में क्या है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसको रोकने के लिए ये, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है चित्रकूट जनपद में किस क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? तो ये रक्षा उत्पादन से संबंधित डिफेंस कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने क्या किया है? तो वो स्वीकृति प्रदान किया है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं, ये इम्पोर्टेंट है किसने स्वीकृति प्रदान किया है? तो ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान किया है, ठीक है। याद रखेंगे। डिफेंस कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल कितना होगा? डिफेंस कॉरिडोर का कुल क्षेत्रफल होगा 102 हेक्टेयर, ठीक है। याद रखेंगे कितना होगा? 102 हेक्टेयर होगा। डिफेंस कॉरिडोर किस प्रकार के सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा? तो किस प्रकार के सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा? उपरोक्त सभी, चाहे ये यहाँ पर नहीं हो, हथियार और टैंक में, ड्रोन और हेलीकॉप्टर, रोबोटिक्स और मिसाइल, ठीक है। ये तीनों प्रकार के निर्माण किया जाएगा, ठीक है। उपरोक्त तो सभी होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस कॉरिडोर के 102 हेक्टेयर क्षेत्र में कितना क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा? तो कितना क्षेत्र ग्रीन बेल्ट के? 33.6 हेक्टेयर ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं
प्रयागराज में किस पार्क को यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर विकसित करने की योजना है? तो किस पार्क को? तो वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है, वेस्ट टू वंडर पार्क, ठीक है। यूपी दर्शन पार्क ये कहाँ है? लखनऊ में है। अब इसी की तर्ज पर क्या है? बेस्ट टू वंडर पार्क को विकसित करने की योजना है। बेस्ट टू वंडर पार्क के लिए किस क्षेत्र के स्थान को चुना गया है? तो संगम क्षेत्र के स्थान को चुना गया है। हम यहाँ पर देखते हैं बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण किस विभाग को सौंपा गया है? तो ये नगर निगम विभाग को सौंपा गया है, यही करेगा। जो नगर निगम विभाग प्रयागराज है यही करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण महाकुंभ 2025 से पहले पूरा किया जाएगा। यह महाकुंभ किस शहर में आयोजित होगा? तो ये इलाहाबाद में, मतलब प्रयागराज में आयोजित होगा। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय रेलवे किस संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण कर रहा है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके साथ मिलकर? तो आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कर रहा है। किसके साथ? आईआईटी कानपुर के साथ। अब यहाँ पर देखते हैं भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन रेलवे इंजन कहाँ निर्मित होगा? तो ये कहाँ पर होगा? कानपुर में इस निर्मित होगा। 86 नंबर का हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन के निर्माण और विकास के लिए कौन सी लैब तैयार की गई है? तो ये सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च लैब तैयार की गई है, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे रिसर्च लैब। अब देखिए ये कहाँ पर, किस स्थान पर? तो यहाँ पर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? तो किस स्थान पर किया जाएगा? इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा। कहाँ पर? इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा। 88 का नंबर का देखते हैं गोंडा जिले में किस नदी के किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरजू नदी के किनारे, ठीक है, घाघरा की सहायक नदी सरजू नदी, इसी के किनारे स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कछुआ संरक्षण रिजर्व के लिए परियोजना की निगरानी और अध्ययन कितने वर्षों तक किया जाएगा? तो कितने वर्षों तक? 6 वर्षों के लिए किया जाएगा। कितने? 6 वर्षों के लिए किया जाएगा। यहाँ पर देखते हैं प्रस्तावित कछुआ संरक्षण रिजर्व में कितने किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा? कितने किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा? तो ये 2 किलोमीटर का विस्तार शामिल होगा, मतलब 2 किलोमीटर में ये बनाया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कछुआ संरक्षण रिजर्व में कितनी मछली प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा? तो कितने मछली प्रजातियों को? 30 मछली प्रजातियों को संरक्षित किया जाएगा। कछुआ संरक्षण रिजर्व में कितनी पक्षियों को संरक्षण किया जाएगा? तो कितनी पक्षियों को संरक्षण किया जाएगा? तो 50 पक्षी प्रजातियों को संरक्षण किया जाएगा। तो जो कछुआ रिजर्व बन रहा है उसमें जो 30 प्रकार की मछलियाँ संरक्षित की जाएगी और 50 प्रकार का कि ये पक्षियाँ भी संरक्षित किया जाएगा, क्योंकि एक संरक्षण बनाने के लिए चाहे मछली हो चाहे पक्षी हो सभी की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर देखते हैं कछुआ संरक्षण रिजर्व परियोजना के लिए प्रस्ताव किसके सहयोग से शुरू की गई है? तो वन विभाग और टर्टल सर्वाइव अलायंस फाउंडेशन इंडिया के द्वारा यह प्रस्ताव या सहयोग शुरू किया गया है। हम यहाँ पर देखते हैं डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब में डेटा रिकवरी के लिए किन देशों के साइबर टूल्स का उपयोग किया गया है? तो किन देशों के साइबर टूल्स का? स्वीडन और इजराइल के साइबर टूल्स का उपयोग किया गया है। अब देखिए डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब में नष्ट हुए उपकरणों को से क्या क्या डेटा पुनः प्राप्त किया जा सकेगा? तो क्या क्या? चाहे ईमेल हो, चाहे फ़ोटो हो, चाहे संदेश हो, सब कुछ प्राप्त किया जाएगा पुनः, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? नष्ट हो चुके संचार उपकरणों और ड्रोन से डेटा की रिकवरी, ठीक है, याद रखेंगे इसका क्या है? नष्ट हो चुके संचार उपकरणों और ड्रोन से डेटा रिकवरी। उत्तर प्रदेश में छठे रेल कोच रेस्टा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कहाँ हुआ है? ये प्रयागराज में हुआ है। उत्तर प्रदेश के छठे रेल कोच रेस्टा का उद्घाटन। अब सोच रह सकते हैं 5 कहाँ पे हैं? 5 कहाँ है? तो वो कहाँ है? देखिए पहला लखनऊ में भी है, ये तो कहाँ है? प्रयागराज में बन रहा है छठे रेल कोच रेस्टा। एक लखनऊ में है, याद रखिए लखनऊ में है। दूसरा कहाँ है? बरेली में है, ठीक है,
बरेली में है। तीसरा कहाँ है? वाराणसी में है, वाराणसी, ठीक है। झांसी में है, ठीक है, झांसी में है और आगरा में है, ठीक है। तो ये 5 पहले ही बन चुके हैं रेल कोच। अब देखिए ये रेल कोच होता क्या है, तो जो डिब्बे होते हैं उनको रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो वही रेल कोच रेस्टा होते हैं। तो ये लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रयागराज तो होगा, बनेगा ही। रेल कोच रेस्टा में कितने लोगों की बैठने की सुविधा होगी? तो जो प्रयागराज वाला 56 लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर रेल कोच रेस्टा में किस प्रकार का भोजन उपलब्ध होगा? तो ये यहाँ पर केवल शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा, मांसाहारी भोजन नहीं उपलब्ध होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? प्रयागराज में स्थापित रेल कोच रेस्टा किस कोच के रूप में परिवर्तित किया गया है? तो बताइए रेल कोच रेस्टा किस कोच के रूप में? तो क्या है? AC2 कोच के रूप में प्रदान किया है, मतलब जो AC2 कोच है उसी के रूप में प्रदान हुआ, वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने संस के साथ कहाँ पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिसे टाटा के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कहाँ पर? मंदिरों का संग्रहालय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मंदिरों का संग्रहालय तो कहाँ पर? ये अयोध्या में। ये क्वेश्चन 102 नंबर से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं आपके? ये आपके घटना सार में 1 लाइनर में क्वेश्चन दिया गया था। अब इसी को हमने 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब आप इसको बताइए कौन कौन से क्वेश्चन आप अगर पढ़ चुके होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, नहीं पढ़ चुके हों तब भी बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहाँ पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? कहाँ पर वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये महाराजगंज में स्थापित करने की घोषणा की है। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया? किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश? तो कौन सा कार्ड? तो कौन? आयुष्मान कार्ड उत्तर प्रदेश। ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश राज्य है। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन बताइए। मार्च 2024 में अपराध की रोकथाम तथा जांच की में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? त्रिनेत्र 2.0 एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। जून 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की? तो किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की? तो ये BPL परिवारों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की। 107 नंबर का देखते हैं, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित गैस फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्था द्वारा किया गया? तो किस संस्था द्वारा किया गया? तो किस संस्था द्वारा? भारतीय MSME फर्म नोएडा के द्वारा किया गया। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग MotoGP इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाएगा? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कभी भी आ सकता है। तो ये नोएडा में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर माँ पट्टेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया है। तो माँ पट्टेश्वरी देवी एयरपोर्ट किसको? श्रावस्ती जो बलरामपुर में है एयरपोर्ट, इसी का नाम होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाँ चारों ऑप्शन आ गए। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहाँ पर अपने ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया, कहाँ पर किया? कहाँ पर? चित्रकूट के तुलसी झरने पर किया। कहाँ पर? चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए AI आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंस विकसित किया? बताइए किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने? जो भी किया होगा किस यूनिवर्सिटी के, अच्छा किए होंगे। तो बताइए किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने? तो ये HBTI है, हारकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर, याद रखिएगा HBTI, ठीक है। इसी के बच्चों ने क्या किया है?
ये नेत्रहीनों के लिए स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है, एक एआई है, ठीक, आधार एआई पर आधारित है। उत्तर प्रदेश किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 27/001 के 203 असॉल्ट राइफलें सौंपी? ये कहाँ पर बताइए? तो ये कहाँ पर? अमेठी में, अमेठी के कहाँ? करेवा में, ठीक है। कहाँ पर? इंडो ठीक है, एशियन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अमेठी में, करेवा में। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष की आयु में के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? किस नाम से लॉन्च किया? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से लॉन्च किया। किसे? लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स के नाम से लॉन्च किया। अब देखिए यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश की पहली डिजिटल साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? तो ये नोएडा में की जाएगी। कहाँ पर? नोएडा में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहाँ देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, ये कहाँ पर बनाया जाएगा? ये कानपुर में बनाया जाएगा। जहाँ देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा, कहाँ पर? कानपुर में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद कर लीजिए, क्योंकि ये देश का है, ठीक है, पहला। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया। तो भीष्म पोर्टल हॉस्पिटल का परीक्षण कहाँ? आगरा में किया गया। कहाँ पर? आगरा में किया गया। उत्तर प्रदेश किस जिले में बेस्ट टू वंडर पार्क? अभी पढ़े हैं ये बेस्ट टू वंडर पार्क कानपुर, वो प्रयागराज में, ठीक है। कहाँ पर? प्रयागराज में। अब यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाने की घोषणा की गई, तो कहाँ पर? गोंडा में, ठीक है। तो गोंडा याद रखिएगा, गोंडा। नेक्स्ट देखते हैं 119 नंबर का, उत्तर प्रदेश किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा? ठीक है, तो ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये अयोध्या में बनाया जाएगा, याद रखेंगे, अयोध्या में। अब 120 नंबर का देखते हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश में कितने छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया? तो 61,000 छात्रों को किया गया, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो सूखा कहाँ आता है? तो सूखा बुंदेलखंड में ही आएगा, तो वहीं स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? बुंदेलखंड में। अब बलिया में थोड़ी स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर बारिश ही होती है, ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में। अब यहाँ पर देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता? तो किसने जीता है? तो किसने जीता है? उत्तर प्रदेश में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण हो जाएगा, वो कौन सी कंपनी करेगी? तो ये कौन सी कंपनी करेगी? बेब्यू प्रोजेक्ट, बेब्यू प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। कौन? बेब्यू प्रोजेक्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 123 नंबर का, 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की आधारशिला रखी? तो बताइए, यूपी को कितने करोड़ रुपए की आधारशिला? तो 10 लाख करोड़ की आधारशिला, 10 लाख करोड़ रुपए की। अब यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो कहां पर किया? ये संभल में किया। कहां पर किया? ये संभल में किया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्यून विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन है? तो बताइए, देश का पहला शहर कौन सा है? ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देश का पहला शहर कौन सा है? तो वो वाराणसी है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, तो रामायण कहाँ होगा? तो अयोध्या में ही होगा, ठीक, अयोध्या में किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 से 7 जनवरी 2024 के बीच उत्तर प्रदेश में कहाँ पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का, तो ये लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग ने कलपुर्जा की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? तो कहाँ पर खोलने की घोषणा की है? खुर्जा में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में।
नेक्स्ट देखते हैं 129 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक बीएचयू वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, याद रखिएगा, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो ये दो शहर कौन से हैं? वाराणसी और प्रयागराज हैं। ठीक है, कौन से? वाराणसी और प्रयागराज हैं। यहाँ पर देखते हैं जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रास्ता का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया? किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रास्ता का उद्घाटन किसने किया? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। ठीक है, तो कहाँ पर? प्रयागराज में। ठीक है, जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन के लड्डू को जीआई टैग प्रदान हुआ है? तो कहाँ पर? ये अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी है वहीं का जो लड्डू है, बेसन का लड्डू, इसी को जीआई टैग अयोध्या में। ठीक है, जनवरी 2024 में। अब देखते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया है? ये केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में किस जिले में बनाने का निर्णय लिया गया? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। तो कहाँ पर? मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में, मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव। ठीक है, मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में ये पहला गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश में बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, मुजफ्फरपुर के तुगलकपुर गांव में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने सरकार ने जनवरी 2024 में किन दो प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया? तो वो कौन है? तो ये डॉक्टर रितु जो वैज्ञानिक हैं और नवीन जो उद्यमी हैं। ठीक है, मतलब बिजनेसमैन है। तो डॉक्टर रितु और नवीन इन्हीं को सम्मानित किया। कौन? उत्तर प्रदेश का गौरव सम्मान, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहाँ राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? तो कहाँ पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी के संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई? तो राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की ये वाराणसी में की गई। कहाँ पर? वाराणसी में की गई, याद रखेंगे, कहाँ पर? वाराणसी में की गई। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया? तो किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित? तो शिक्षा क्षेत्र को, याद रखेंगे, शिक्षा क्षेत्र को सर्वाधिक बजट आवंटित किया गया। लगभग कितना? 76,035 करोड़ रुपए। ठीक है, 76,035 करोड़ रुपए सिर्फ शिक्षा को आवंटित किया। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 15 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का बजट प्रस्तुत करते हुए कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया? तो कितने करोड़ रुपए का? ये याद रखिएगा, 7,36,438 करोड़ रुपए का, याद रखिए, इतने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 7,36,438। ये पेपर में आर में शायद आया हुआ था क्वेश्चन ये। ठीक है, कितना? 7,36,438 करोड़, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी आपका सिर्फ उत्तर प्रदेश का बजट बचा है जो घटनासार में दिया था। बजट का टॉपिक आपका 2-4 दिन में आ जाएगा, वो भी पूरा कंप्लीट कर देंगे हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म से। और आपका जो उत्तर प्रदेश के पिछले 6 महीने से करंट बचा था वो सब कंप्लीट कर दिए। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ जाने से पहले लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।